नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खुल चुके हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सीएम धामी भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पूजा अर्चना हुई। भारी संख्या में भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ा। फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया। और आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 सालों से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऐसे में इस तरह की तमाम यात्राओं पर पाबंदी थी और अब इस बार गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और ऐसे में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हो चुकी है। भक्त यहां पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, और तस्वीरों में आप भक्तों का उत्साह देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं। भारी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजय का, जो पूरी अपडेट के साथ इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। अजय, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद आज बाबा केदार के भी कपाट खुल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खुल गए हैं। सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खुले और कपाट खुलने के वक्त इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे और सबसे पहला रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से किया गया। पूरे भारत के लोक कल्याण के लिए ये रुद्राभिषेक किया गया। और सतपाल महाराज, जो उत्तराखंड के धर्म संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने भी तमाम शुभकामनाएं दी हैं सभी श्रद्धालुओं को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जितने भी श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे उनको शुभकामनाएं दी और पूरे भारत के कोने कोने से लोगों को अपील की है कि वो चारों धामों में दर्शन करने आए, पुण्य का लाभ कमाएं। 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है और अगले 6 महीने तक लगातार चारों धामों में इसी तरह से श्रद्धालुओं का आना लगा रहेगा। चारों धामों में श्रद्धालु आएंगे, अपने अपने आराध्य देव के दर्शन करेंगे और पुण्य का लाभ कमाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम में बारिश हुई थी। कल बर्फबारी भी हुई और तापमान इस समय 0 से नीचे है। इसके बावजूद आस्था और श्रद्धा का जो सैलाब है, आपने देखा, वो लगातार जारी है और ठंड भी जो आस्था को डगमगा नहीं पाई और भारी तादाद में तीर्थ यात्री वहां पर मौजूद रहे। ठीक है अजय, एक जानकारी हम और आपसे चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले खबर ये भी थी कि भक्तों की संख्या को लिमिटेड कर दिया जाएगा अगर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो आज पहला दिन है, हालांकि इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अगर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं तो क्या एक बार फिर से इसे सीमित करने की जो पहले निर्देश दिए गए थे वैसा कुछ संभव है? देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि जो पहले बात कही गई थी, अगर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी और मंदिरों में ज्यादा तादाद में लोग आएंगे और वहां पर जो संख्या निर्धारण करने की बात मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा था कि जब ज्यादा संख्या होगी तब हम विचार करेंगे कि क्या वहां पर लोगों को बीच में रोका जाए। क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय पूरे भारत में बना हुआ है, कोरोना काल के बावजूद अब लगातार हर जगह पर ऐसे धामों में श्रद्धालु जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अपने आराध्य देव को पूजन उनका अर्पण करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो केदारनाथ धाम में भारी तादाद में तीर्थयात्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के चारों धामों में तीर्थयात्री पहुंचने वाले हैं। हालांकि पिछले दिनों एक शासनादेश जारी जरूर किया गया था कि सभी जगहों पर तीर्थयात्रियों की संख्या लिमिट की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर साफ किया कि अगर किसी धाम में काफी तादाद में वहां पर तीर्थयात्री पहुंचेंगे और उनको संभाल पाना मुश्किल होगा, तब हम उसका निर्धारण करेंगे कि किस जगह पर कितने तादाद में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित की जाए। हालांकि अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात यहाँ पर देखने और सुनने को नहीं मिली है। ठीक है अजय। आज जिस तरह से
तापमान शून्य से नीचे रहने के बावजूद भारी तादाद में बिल्कुल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये भक्तों का उत्साह, जोश और खुशी, साथ ही भक्ति भाव है जो इतने संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज सुबह बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। सुबह करीब 6:25 पर केदार धाम के कपाट खुले। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में भक्त भी दर्शन के लिए मौजूद रहे। 10 क्विंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया है। कपाट खुलने से पहले धाम में बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में तापमान शून्य से नीचे चला गया। फिर भी आस्था का जो सैलाब है वो आप देख पा रहे हैं नहीं डिगा। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए खोले गए हैं। और ये भी बता दें कि 2 साल केदारनाथ धाम के कपाट खुले जब आम श्रद्धालु उसके बाद मौजूद हैं यहाँ पर। पहले कोरोना की वजह से यहाँ पर भक्तों का सैलाब नहीं था। मंदिर में सन्नाटा पसरा था। कोरोना काल में कपाट खुलने के दौरान कई प्रतिबंध क्योंकि लगाए गए थे। तो आपको बता दें केदारनाथ धाम की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका फिर से निर्माण कराया था। केदारनाथ मंदिर की 85 फुट ऊंचाई है। अगर आपको बताएं, मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार द्वारा ये पूरी तरह से संरक्षित है। कर्नाटक के एक विशेष समुदाय से इस मंदिर के पुजारी जुड़े हुए हैं। केदार धाम के जो मुख्य पुजारी हैं उन्हें रावल कहा जाता है। और इसी के साथ बाबा केदार के मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं जो पूरी तरह से इस मंदिर में पूजा अर्चना और देखरेख का काम करते हैं। केदारनाथ से जुड़े अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में होते हैं। महाभारत के पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो केदारनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है वो करीब 85 फुट बताई जाती है। 85 फुट ऊंचा ये मंदिर है और 187 फुट लंबा ये मंदिर है। करीब 80 फुट मंदिर की चौड़ाई है और 12 फुट ये मोटी है। दीवारें जो है इसकी वो 12 फुट मोटी बताई जाती हैं और 6 फुट ऊंचे इसके चबूतरे हैं जिसके ऊपर ये मंदिर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। और आपदा में भी मंदिर की नींव नहीं हिली थी। आपको याद दिला दे 2013 में जब आपदा आई थी उसके बाद भी हमने देखा था कि पूरी तरह से केदार धाम अस्त व्यस्त हो गया था। सब चीजें ध्वस्त हो गई थी। किस तरह से वहां पर माहौल था, लेकिन बावजूद उसके भी मंदिर को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची थी। बढ़ते आगे, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज से शुरू होगा। ये काम कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज दोपहर 3 बजे से होगा। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे होगा। इसमें से एक तहखाने की जो चाबी है वो प्रशासन के पास है और दूसरे की चाबी मस्जिद के पक्ष के पास है। इस पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लगने का अनुमान है। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। दरअसल कोर्ट में 5 महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास साथ ही साथ राखी सिंह की एक याचिका आई थी। 5 याचिकाकर्ता महिलाओं ने कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की अपील की थी और कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। तो इसीलिए ये इजाजत मांगी गई थी। और आपको बता दें कि 18 अगस्त को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश आया। आदेश में कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। 10 मई तक कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है। हिंदू पक्ष की दलील है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई, इसीलिए उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का
हक मिलना चाहिए। और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर टकराव की आशंका से याचिकाकर्ता डरी हुई हैं। आज दोपहर से शुरू होने वाली वीडियोग्राफी को लेकर इस कदर तनातनी है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की अर्जी देने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर थाने पहुंच गई। वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त हुए कमिश्नर ने भी सुरक्षा की मांग की है और अदालत ने पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी की दलील है कि मंदिर के अंदर सर्वे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत बैरिकेडिंग के अंदर जाने से है। बहरहाल आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की घड़ी आ चुकी है। सर्वे में वीडियोग्राफी से जुटाए जाने वाले साक्ष्य सिर्फ श्रृंगार गौरी प्रकरण में काम नहीं आएंगे, बल्कि भविष्य में वो सबूत हाईकोर्ट में विचाराधीन मुख्य मुकदमे में भी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं दोनों पक्षों के बीच में तनातनी है, उसी बीच आज ये पूरा सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी भी होगी। दोनों पक्षकारों के बीच जिस तरह से लगातार इस पूरे मसले को लेकर तनातनी है और कोर्ट के आदेशानुसार आज से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होने जा रहा है। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे होगा और दोनों में से एक की चाबी मंदिर के पक्षकारों के पास है और दूसरी मस्जिद के, और इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज दोपहर जैसा बताया जा रहा है कि 3 बजे से होगा। दोनों तहखानों का भी सर्वे होगा, क्योंकि दोनों पक्षकारों के बीच जिस तरह से तनातनी है उसे देखते हुए कई तरह की समस्याओं का भी अंदेशा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामसुंदर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। रामसुंदर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है, अभी तक क्या आपके पास ताजा जानकारी है? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद आज से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे होगा, वीडियोग्राफी का भी काम शुरू होगा। जी नेहा, बिल्कुल ये मामला काफी पुराना प्रकरण है और ये लंबे विवाद है और एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक पक्ष ने सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिया है कि मैं मस्जिद के अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा, जो बैरिकेडिंग है, क्योंकि उन्होंने एक कानून का हवाला दिया है, जो कानून आजादी के पहले की बात हो रही थी, जिस समय का मामला है वो। और वही जो दूसरा पक्ष है वो मस्जिद का सर्वे कराने पे अड़ा हुआ है, क्योंकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि मंदिर के अंदर सर्वे होना चाहिए और कोर्ट कमिश्नर जाके वहां सर्वे करके उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा के भी न्यायालय से मांग करते हुए तो न्यायालय ने सिविल जज वाराणसी ने स्पष्ट आदेश जिला प्रशासन को भी दिया है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए कोर्ट कमिश्नर को। और कोर्ट कमिश्नर इस पूरे सर्वे करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। देखना जिला प्रशासन और एक पक्ष जो आमने सामने है वो कैसे करते हैं। आज 3 बजे के लगभग सर्वे की टीम पहुंचेगी और वहां पर सर्वे का काम पूरा करने का काम करेगी। अब देखना है कि सर्वे करने में कितना दिन लगे, क्योंकि वहीं जो एक पक्ष है जो मस्जिद का इंतजामिया कमेटी है वो उसके। ठीक है रामसुंदर, न सिर्फ कमिश्नर ने सुरक्षा की मांग की है बल्कि इसमें जो 5 महिलाएं हैं जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है उन्होंने भी सुरक्षा की मांग की है। जी हाँ, उन्होंने तो कल बाकायदा थाने पहुंचकर अपने जान माल की सुरक्षा के लिए थाने में बाकायदा प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है। इसको लेकर भी वाराणसी पुलिस काफी तैयारी में है और उन महिलाओं ने अपने आप को एक तरह से घरों में कैद कर लिया है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन कराना वाराणसी पुलिस के लिए, वाराणसी जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। चलिए, पूरी तरह से आमादा है, लेकिन अब कानून का सवाल है, कोर्ट का आदेश है, जी पालन कराना है तो अब कराना पड़ेगा ही, चाहे किसी भी परिस्थिति में कराना पड़े। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रामसुंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज करीब 3 बजे वीडियोग्राफी शुरू की जाएगी, यानी ये जो पूरा सर्वे है वो किया जाएगा। और इसी के साथ अब देखना ये होगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है पुलिस प्रशासन के सामने इस सर्वे को पूरा कराने के लिए।
और अगली खबर हैदराबाद से है, जहां पर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागराजू नाम के एक युवक को मुस्लिम लड़की से शादी करना भारी पड़ गया। युवक को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। लड़की के भाई ने नागराजू को रॉड और चाकू मारकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया। महिला अपने पति को बचाने के लिए मौजूद लोगों से हाथ पांव जोड़ती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार युवक की जान चली गई, उसने दम तोड़ दिया और उसे खून से लथपथ छोड़कर आरोपी वहां से भाग निकले। महिला ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर युवक से शादी की थी। महिला के घर वाले इस बात से नाराज थे। बुधवार की रात वो अपने पति के साथ स्कूटर पर जा रही थी, तभी महिला के भाई और कुछ रिश्तेदारों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब महिला के भाइयों ने इस लड़की के पति पर रॉड और चाकू से हमला किया। महिला उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो भी बचा नहीं पा रहे। महिला पर भी हमला किया गया और उसके बाद जब तक इस युवक की जान नहीं चली गई, उसे रॉड और चाकू से पीटा गया, जिसके बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद ये तमाम आरोपी वहां से भाग निकले। हैदराबाद से ये दिल दहला देने वाला पूरा मंजर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। और उधर दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत जारी है। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद तापमान और गर्मी में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार से मौसम साफ रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। 9 मई तक अधिकतम तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाने की संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में लू के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। यह सिलसिला कई दिनों तक बरकरार रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम यानी 22.4 और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 कम यानी 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के से बादल भी दिख सकते हैं। एक और जहां यूपी चुनाव से पहले जो मुनव्वर राणा ये कहते नजर आ रहे थे कि योगी की सत्ता में वापसी के बाद वो दूसरे राज्य का दामन थाम लेंगे, लेकिन देखिए अब कैसे उसी मुनव्वर राणा का सीएम योगी को लेकर ट्वीट प्रेम सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्यों मुख्यमंत्री बनने पर उत्तर प्रदेश को छोड़ देने की धमकी देने वाले मुनव्वर राणा अब सीएम योगी की उनकी मां से हुई मुलाकात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी हां, दरअसल उत्तराखंड में सीएम योगी और उनकी मां के बीच हुई मुलाकात पर मुनव्वर राणा ने उनकी तस्वीर के साथ एक इमोशनल शायरी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है।
जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुनव्वर राणा ने ट्विटर पर ट्वीट कर सीएम योगी की उस तस्वीर को शेयर किया जिसमें सीएम योगी अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर मुनव्वर ने एक शायरी भी लिखी है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और अब इस पोस्ट को शेयर करने के बाद से ही एक बार फिर से मुनव्वर राणा चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि जिस शायराना अंदाज से मुनव्वर राणा ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर राणा को अब हुआ क्या है, जो कभी योगी के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे, योगी की यूपी में वापसी पर राज्य छोड़ने की बात कर रहे थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुनव्वर योगी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर चर्चा में आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में उनके एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हाथ जोड़कर उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। उनकी घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची है और इस बीच उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने की चेतावनी दी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को एक के बाद एक ट्वीट से साफ कर दिया कि अगर उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे राज ठाकरे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।